कितने सारे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, एबीवीपी के कितने स्टूडेंट्स थे और बाकी कितने स्टूडेंट्स थे जो वो सुनने आए थे किताब के बारे में, वहां पे सॉलिडारिटी में आए थे। टुकड़े टुकड़े पिछले 12 साल से बीजेपी आरएसएस की सरकार ने इस देश का किया है कि कोई एक दूसरे पे विश्वास नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हिंसा होती है। तो बिल्कुल इस दौर में हम उमर खालिद जैसे इंसान का बात करते रहेंगे कि किस तरीके से बेबुनियादी इल्जाम जो कोर्ट में साबित नहीं हो पा रहा है। टुकड़े टुकड़े देश का कौन करना चाहता है ये सबको पता है। एबीवीपी जैसे संघ के फोर्सेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में द्वेष, नफरत यही फैलाने का लगातार काम करते आए हैं। आप नफरत फैला के लोगों को अलग अलग कर रहे हो। हर बार की तरह एक बार फिर से जेएनयू सुर्खियों में है, या फिर यूँ कहें विवादों में है, क्योंकि दो मसलों को लेकर। पहले तो शांति श्री धूलीपुड़ी जो कि वीसी हैं उनके बयान को लेकर, और दूसरा हाल फिलहाल में हमने एक तस्वीर देखी कि उमर खालिद ने जो किताब लिखी है उसके प्रमोशन के लिए जब एक पूरी बैठक लगी तो एबीवीपी के छात्र आते हैं, वहाँ पर एक अलग ही माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगा इस पूरे मसले पर जेएनयू के प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं? पहले तो उमर खालिद के मसले से शुरू करना चाहेंगे, आखिरकार हुआ क्या था उस दिन? उसके कुछ दिनों पहले हमने हॉल का बुकिंग किया था, ऑडिटोरियम का, और हमने बहुत तफ्तीश से बात की थी घंटा भर बैठ के कि ये इवेंट कराने जा रहे हैं और ज़रूरी भी है कराना। 10 तारीख को वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे है, 11 को उमर खालिद का जन्मदिन है जो अपना छठा जन्मदिन जेल में मार्क करेंगे। तो हमें लगा कि 10 तारीख को, इनफैक्ट 11 को ही कराते, 11 को यहाँ पे एक इवेंट था, तो हमारी ऑर्गेनाइजर से बातचीत हुई तो हमने उसको रीशेड्यूल किया। तो उसमें फिर हमें सैटरडे को पहले फ़ोन आता है मुझे, फिर संडे को, तो हम कहा जाता है कि कहीं और करा लो क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों? हमने ये कहा कि आप लिख कर दे दो, हम अपने तरफ से तो नहीं हटाएंगे क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। एक किताब है जो झारखंड के आदिवासियों की राजनीति पे है, उस पे एक किताब है, इसमें कुछ ऐसा हार्मफुल तो है नहीं, इसी यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा पास किया गया थीसिस है। और फिर संडे को हम देखते हैं कि एक्स पे जेएनयू के तरफ से वो पोस्ट जाता है कि, और उसमें वो टैग करते हैं सारे मंत्रिमंडल को कि भाई हमने देखो कैंसिल कर दिया, हमारी तरफ से नहीं इसमें कोई योगदान है। और वो हमारे प्रोफेसर का साइन किया हुआ जो ऑडिटोरियम बुकिंग का पूरा जो फॉर्म था उसको उनका सिग्नेचर ऑनलाइन लगाते हैं, जो हमें पता है कि आज जो पूरा डिजिटल दौर है उसमें किस तरीके से उसका इस्तेमाल भी हो सकता है, उसको भी बिना सोचे वो चीज़ें लगाते हैं। इसके बाद भी एक्चुअली बात यह है कि हम बस बारिश का मौसम था तो हमें वो बुक करना पड़ा था, अदरवाइज हमारी रवायत हमें पता है कि वो हमें नहीं देंगे कुछ भी, और उसका पैसा भी अभी भी जो हमने 590 रुपये दिए थे वो वहीं के वहीं हमने यूज़ भी नहीं किया उसको। तो एबीवीपी ने जब बवाल किया, बीबीसी की मैंने रिपोर्ट देखी, तो एबीवीपी कहता है कि लोग कब तक इस देश के टुकड़े टुकड़े करते रहेंगे। उमर खालिद जो 6 साल से जेल में बंद है, उसकी तारीफें, उसकी जो है कसीदे कब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे और क्यों पढ़ रहे हैं? टुकड़े टुकड़े देश का कौन करना चाहता है ये सबको पता है। एबीवीपी जैसे संघ के फोर्सेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में द्वेष, नफरत यही फैलाने का लगातार काम करते आए हैं। आप नफरत फैला के लोगों को अलग अलग कर रहे हो। वो इंसान नहीं जो जिससे बार बार उसके धर्म के नाम पे उसकी नागरिकता साबित करने के लिए कहा जाता है, उसकी वफादारी साबित करने के लिए कहा जाता है, और वो खड़े होकर ये बोलता है कि हम गांधी और भगत सिंह और अंबेडकर के रास्ते पे चलेंगे, वो टुकड़े टुकड़े नहीं कर रहा है। टुकड़े टुकड़े पिछले 12 साल से बीजेपी आरएसएस की सरकार ने इस देश का किया है कि कोई एक दूसरे पे विश्वास नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हिंसा होती है। तो बिल्कुल इस दौर में हम उमर खालिद जैसे इंसान का बात करते रहेंगे कि किस तरीके से बेबुनियादी इल्जाम जो कोर्ट में साबित नहीं हो पा रहा है। कोर्ट है ना, हमें कोर्ट पे विश्वास है, तो अगर कोर्ट पे विश्वास है तो जब वो साबित करेंगे अगर, तो हम मानेंगे। आप ट्रायल भी नहीं करवा पा रहे हो, अपनी मर्जी से थोड़ी होगा कि आपने मान लिया तो मान लिया, सिर्फ कुछ चंद लोगों के मानने से नहीं होगा। उधर ही कितने सारे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, एबीवीपी के कितने स्टूडेंट्स थे और बाकी कितने स्टूडेंट्स थे जो वो सुनने आए थे किताब के बारे में, वहां पे सॉलिडारिटी में आए थे, उमर खालिद की सॉलिडारिटी में आए थे, हमारे जेएनयू के डेमोक्रेटिक स्पेस को बचाने के लिए आए थे। तो ये पूरा जो नैरेटिव है ना नफरत वाला, एबीवीपी को ना दे शुड डू बेटर।
इनको अब थक जाना चाहिए बार बार यही चीज, कुछ नया लाओ यार। शिक्षा की इतनी बदहाली, लगातार स्कूल बंद पे बंद हो रहे हैं, और जो खुले हुए स्कूल हैं आज छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के सड़कों पे उतरे हैं। थोड़ा इस पे बात करो। कह रहे हैं, लेकिन उमर खालिद तो देशद्रोही है, वो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा था, हम उसका समर्थन क्यों करेंगे और जेएनयू में आपको परमिशन क्यों मिलेगी? उनके कौन डिसाइड करेगा कि देशद्रोह क्या होता है? ये भी सवाल है ना कि एबीवीपी के कुछ ऐसे लोग, जिन अभी जो धांधली की बात यहाँ पे प्रेस क्लब में हुई है, उन्हीं लोगों के लिए होती है। उन्हीं में से लोग वहां पे रिक्रूट किए जाते हैं जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता, जो सरकार की बनाई हुई नीतियों के ही खिलाफ में जाकर उनको रिक्रूट किया जाता है। तो ये हमें बताएंगे कि देशद्रोह और देश प्रेम क्या होता है। हम यहाँ पे किसी से सीखने नहीं आए हैं, हम भी इसी देश में पले बड़े हैं। हमें पता है कि देश प्रेम ये होता है कि जब स्कूल बंद कराए जा रहे हैं, जब फी वृद्धि हो रही है, तो इस बात के लिए लड़ा जाए कि स्कूल का हर एक बच्चा पढ़ पाए, उसको शिक्षा मिले, हर एक नौजवान नौकरी पाए, हर एक बुजुर्ग को सेहत मिले। ये देश प्रेम है, और इस देश प्रेम के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। सरकार पता नहीं वो क्या पढ़े हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लगता है वो पढ़े हैं। I doubt it, but they should understand the difference between state and government. सरकार में और देश में जमीन और आसमान का अंतर होता है। देश वहीं रहता है, सरकारें बदलती रहती हैं, भाजपा सरकार भी बदलेगी, लेकिन हमारा देश वैसा ही रहेगा। अच्छा, जेएनयू की प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा अपनी ही वाइस चांसलर के खिलाफ क्यों खड़ी हुई है? कोई शौक से तो नहीं खड़ा होता है, लेकिन लगातार जो उनकी बयानबाजियां जो रही हैं, या उन्होंने जो रिक्रूटमेंट स्कैम किया है, इसमें 7 लोगों का नाम तो सामने आया है जिसकी कागज जो है रिपोर्टर्स कलेक्टिव को मिल पाया। लेकिन न जाने ऐसे कितने प्रोफेसर्स जो हम स्टूडेंट्स के तौर पे तो जानते हैं कि भाई हम कितनी तंग हाली है, लेकिन उस रिपोर्ट को आप पढ़िए कि किस तरीके से जो स्क्रीनिंग कमेटी जिनको छांट के निकालती है, उन्हीं को नौकरी दी जाती है। ये कहाँ की रवायत है भाई कि जिनको पहले स्क्रीनिंग में ही छांट दिया जाता है, आप उन्हीं को नौकरी दे रहे हो। उन प्रोफेसर्स से नेपोटिज्म है, एक को नौकरी दिया, उसको इंचार्ज बनाया, उसकी वाइफ फिर नौकरी पाती है। ये क्या हो रहा है? आप सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी को लगातार खत्म करने का पूरा अपने प्लान बना के रखा है कि अच्छे प्रोफेसर्स की भर्ती तो हम करेंगे ही नहीं। तो उस चीज के खिलाफ, और हमारे कितने सारे प्रोफेसर्स जिनको प्रमोशन मिलना था, जिनकी क्वालिफिकेशन बेहतरीन है, उनको आप प्रमोट नहीं करते हो। वो अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं। वैसे प्रोफेसर्स जिनको आज भी हम क्लासरूम्स के बाहर बुलाते हैं तो भीड़ लग जाती है कि एक बार उनको सुन लें, उनको आप प्रमोट नहीं करते हो, और उसके वजह से कितनी सारी पीएचडी के सीट्स भी ज़ाया होते हैं। 500, ये नंबर टीए के हिसाब से 500 है कि 500 प्रमोशन ना होने की वजह से 500 पीएचडी सीट्स नहीं आ पाती हैं, घट कर आती हैं। तो कितना ज़्यादा नुकसान है स्टूडेंट्स का। अच्छा, उन्होंने जो आइडिया दिया है, कि मैंने तो पहले ही आइडिया दिया था, मंदिर स्थापित कर लीजिए, यार देखिए क्या चंदा आएगा। अब इस पे मैं क्या बोलूं, मतलब क्या करना है उस चंदे का आपको? आपकी सरकार वहां चुरा रही है, आपको यहाँ चुराना है। और एक यूनिवर्सिटी में मंदिर की कोई जगह नहीं होती है। यूनिवर्सिटी जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए होता है, सूडो साइंस के लिए नहीं होता है। रिलीजन जो है लोगों का इंडिविजुअल बिलीफ है, लोग अपने घरों में, बाहर समाज में उसको प्रैक्टिस करते हैं, करें, बेहतरीन बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी में वो उसकी जगह नहीं है, मंदिर की जगह नहीं है। कह रहे हैं, आप लोग ही कह रहे हैं ना कि फंड की कमी है, और हम लोग तो कहते ही आए हैं। तो उसका समाधान क्या होगा? उसका समाधान उन्होंने बताया है, वीसी ने बताया, जेएनयू की वीसी है वो, उन्होंने कहा इतना ही उनको लग रहा है कि पूजा पाठ से आ जाएगा, तो भाई अपने घर पे कर लेना पूजा और ला दे फंड। लेकिन फंड लाने का तरीका यही है कि खुल के इस सरकार की निंदा की जाए और एक्सपोज किया जाए। वीसी बोले ना कि सरकार फंड नहीं दे रही है, और जवाबदेही मांगा जाए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जवाबदेही मांगा जाए कि जेएनयू का पैसा कहाँ है। जो सबसे अव्वल दर्जे का आपका यूनिवर्सिटी है, उसको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? उसके छात्रों को अपने हॉस्टल से अपने क्लासरूम तक जाने के लिए इतना इतना पानी में क्यों तैरना पड़ रहा है? आप आइए, आपको हम
न्योता देते हैं। देखिए क्या हाल है इस बारिश में हमारी यूनिवर्सिटी का। बहुत अफसोस होता है, यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते भी बहुत अफसोस होता है कि इतनी छोटी छोटी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं स्टूडेंट्स को। तो वीसी जो हैं उनकी गैर जिम्मेदारी है कि किस तरीके से सिर्फ वो पैसा बनाने में बिजी हैं कि कितना पैसा बन जाए मेरे रिटायरमेंट से पहले, चाहे वीसी हो, चाहे डीओएस हो, चाहे रजिस्ट्रार, रेक्टर, लाइब्रेरियन, ये पूरा मशीनरी वैसा का वैसा भरा हुआ है। आईक्यूएस के डायरेक्टर कुमारस्वामी, तो इनको जो इनका एक काम है कि स्टूडेंट्स के हित में काम करें, उसको छोड़ के सब करते हैं। कहना है स्टूडेंट के हित में जो काम करना है उसे छोड़कर वीसी हो या उनका पूरा डिपार्टमेंट हो, सब यही कर रहे हैं और उसी पर चोट पहुंचाने के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस वक्त जेएनयू की प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा आई हुई थी। इस खास बातचीत पर आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें।